हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया था और उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया था और जितनी भी बातें करनी थी स्टूडेंट्स वो सभी बातें हमने पिछले क्लास में कर रखी हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपने चैप्टर वाइज क्लासेस को जो है स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। हमारा पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर है सेट्स, समुच्चय। कक्षा 11वीं का ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि न केवल आपको 11 में आपको सपोर्ट करने वाला है बल्कि 12 में इवन हायर मैथमेटिक्स जो है उस हायर मैथमेटिक्स में भी ये आपको बहुत यूज में है और बहुत ज़्यादा जो है आपको इसको एक तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो एक बार फिर से हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से या मेरे द्वारा जो भी चैनल ये पढ़ाया जाएगा, चैनल नहीं मतलब जो भी वीडियोस या जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो सभी के सभी आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अपने तरफ से तो स्टूडेंट्स मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। और हाँ, उस दिन जिस अधिकार के बारे में मैंने बात करी थी कि आप लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार का भी आप लोग कहीं ना कहीं पालन करिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक टीचर तो अपना बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करता ही करता है, स्टूडेंट का भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। और वो अधिकार मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपको कहीं डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मान लीजिए ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स में अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो 10 स्टूडेंट में अगर सभी को मैं संतुष्ट भी कर लेता हूँ ना, तो कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा जरूर आता है जिसको वह भी संतुष्ट है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी ध्यान में रख के मैं बातें करना चाह रहा हूँ ये सब चीजें, कि अगर कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से आज तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो सेट है आपका, जो चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय। सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समुच्चय होता क्या है। ठीक है ना, अब देखिए पीछे की जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उन मैथमेटिक्स से ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये जो भी मैथमेटिक्स आपने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करी है, आप इसके बारे में पीछे कुछ सुना तक भी नहीं है सही से, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग इस चीज से कहीं ना कहीं परिचित हैं। ठीक है ना, इस चीज से कहीं ना कहीं परिचित है। कैसे मैं ये बात कह पा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले जो सेट है ना, इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके परिभाषा के बारे में क्या बोला जाता है, थोड़ा आइए मैं इसको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बहुत एक लंबा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप समुच्चय को नहीं समझेंगे, मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं आमतौर पे सेट्स के क्वेश्चन तो कर लेता है लेकिन एक्चुअल में सेट क्या होता है उसको जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, सेट का क्वेश्चन अगर आता है, पहला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है लेकिन उसको कर भी लेता है, लेकिन अगर कोई पूछ देता है कि सेट होता क्या है तो वो अच्छे तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है ना, और किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए उसमें जो भी एक तरीके से डिफिनेशंस दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं, या जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आइए हम लोग समझते हैं सेट्स के बारे में। देखिए सेट के बारे में क्या कहा जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा के बारे में मैं बता रहा हूं। इसके बारे में बताया जाता है, अ सेट इज अ well defined collection of objects। अंग्रेजी में इसके बारे में बोला जाता है, a set is a well defined collection of objects। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है, well defined collection। ठीक है ना, well defined collection of objects, इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। well defined collection of objects का क्या मतलब है, ठीक है,
इसमें। अभी ध्यान से देखिए, इसको पहले मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे मतलब हिंदी भाषी विद्यार्थी हो चाहे अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी हो, किसी को भी जो है मैं दिक्कत में नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। इसके हिंदी के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। समुच्चय, समुच्चय या इस तरीके से मैं बता रहा हूं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसमें ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, इसी चीज को अच्छे तरीके से आपको समझना है। यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ है, और यहीं से स्टूडेंट्स फेल मारते हैं, ठीक है ना। फेल मारने का मतलब ये है कि यहीं से चीजों को ना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते, समझते हैं, ठीक है ना, समझ नहीं पाते। ध्यान से समझिए, देख कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमें समझ में आता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मतलब वस्तुओं के संग्रह का मतलब आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि हाँ कई चीजें जो है एक साथ हैं, है ना, कई चीजें जो है समूह में है, कई चीजें जो है ग्रुप में है, लेकिन उसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है सुपरिभाषित। ये जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है सुपरिभाषित, इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहा है वेल डिफाइंड, है ना। आखिर इसका क्या अर्थ है? वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो सुपरिभाषित का एक्चुअल में मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ग्रुप है, ठीक है ना, अगर कोई समूह है, अगर कोई संग्रह, अगर कोई कलेक्शन है, ठीक है ना, तो उस कलेक्शन को देखकर हम ये डिसीजन ले पाए, हम ये निर्णय कर पाए सही से कि कोई अन्य वस्तु उस कलेक्शन का, उस संग्रह का, उस समूह का एक हिस्सा है कि नहीं है। ये होता है वेल डिफाइंड सुपरिभाषित का अर्थ। मैंने क्या बोला? सुपरिभाषित का मतलब ये होता है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कोई अन्य वस्तु किसी एक संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है। ये हम एकदम क्लियरली डिसाइड कर पाए। समझ में आ रहा है ना? ये क्लियरली अगर हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई अन्य वस्तु, ठीक है ना, वो किसी संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है। अगर है तो वो सेट है, अगर नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। नहीं सॉरी, अगर वो मतलब है तो माना जाएगा कि वो इसका एलिमेंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम बताएंगे कि क्या है, एलिमेंट नहीं है। लेकिन वो जो संग्रह है उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं जो एग्जांपल दूंगा ना, बिकॉज देखिए एग्जांपल अगर आपके सामने जब जाते हैं तब आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पहले मैं कोशिश करूंगा कि बाहर से एग्जांपल लूं, फिर आपको मैथमेटिकल चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बहुत सिंपल, जैसे कहा जाए स्टूडेंट्स, भारत की नदियों का संग्रह, ठीक है। एक टर्म आता है, ध्यान से समझो, भारत की नदियों का संग्रह। एक मिनट स्टूडेंट्स, भारत की, देखो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी इसमें मतलब दिक्कत ना, इतने ज्यादा एग्जांपल्स हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाले हैं कि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। मैं बस आपको कह रहा हूं ना, एकदम बस शांति से बैठिए, बस शांति से जो है मेरे को 5 से 10 मिनट दीजिए। उस 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा था, बस 5 से 10 मिनट मेरे को दे दीजिए। थोड़ा सा पहले मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। बस भारत की नदियों का संग्रह। अब देखिए, अगर भारत की नदियों का संग्रह, अब आपसे क्वेश्चन करा जाए कि क्या भारत की नदियों का संग्रह एक समुच्चय होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखिए, अब समुच्चय होने के लिए देखो संग्रह है, ये तो बात सही है, समुच्चय भी एक तरह का संग्रह है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है ना।
सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड का मतलब मैंने ये बताया कि उस संग्रह को देखकर हम ये डिसाइड कर पाए कि बाहर की कोई अन्य वस्तु उस संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है। अगर है तब भी ठीक और नहीं है तब भी ठीक। और ये डिसीजन हम किस आधार पर ले पा रहे हैं? उस संग्रह को देखकर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बोला जा रहा है भारत की नदियों का संग्रह। अब भारत की नदियों का संग्रह है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि ये जो नील नदी है, ये नील नदी क्या इस संग्रह का हिस्सा है? अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि ये जो नील नदी है क्या ये भारत की नदियों के संग्रह में आएगी? आप कहेंगे नहीं सर, नील नदी इंडिया की नदी नहीं है, ठीक है ना, नील नदी भारत की नदी नहीं है। समझ आ रहे हैं? तो नील नदी भारत की नदी नहीं है, तो आपने इस संग्रह को देखकर ये डिसाइड कर दिया कि ये भारत की नदी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आपने ये बताया कि ये नील नदी इस संग्रह का हिस्सा है ही नहीं। आपने इस कलेक्शन को देखा और इस कलेक्शन को देखकर आपने डिसाइड कर दिया कि नील नदी इस कलेक्शन का एक हिस्सा नहीं है। इसे ही बोला जाता है वेल डिफाइंड। मतलब कलेक्शन को देखा और कोई दूसरी वस्तु आई, अगर आपने इस वस्तु को आपने इसमें देखा कि अरे ये तो इसका कलेक्शन नहीं, मतलब ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, मतलब आप डिसाइड कर पा रहे हो। जहां पे आप क्लियरली डिसाइड कर पाते हो वहां पे आप बोलते हो कि वो क्या है? वेल डिफाइंड। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, भारत की नदियों का संग्रह एक सेट है, एक समुच्चय है। बात समझ में आए? एक समुच्चय है, ठीक। अब आइए कुछ और चीज मैं आपको समझाता हूं। यहां से तो आपको ये चीजें, अब देखिए भारत की नदियों का संग्रह हो गया। अब आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण में लेता हूं, ठीक है, और इन उदाहरणों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए साल के महीनों का संग्रह, मैंने क्या बोला? साल के महीनों का संग्रह। अब बताइए साल के महीनों का संग्रह, अब साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब उन महीनों को आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो महीने कौन कौन से हैं, है ना। अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको 12 के 12 महीने नहीं पता हो, सबको पता है ना। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिए, महीनों का संग्रह। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो जनवरी है, क्या ये जनवरी इस महीनों के संग्रह में आती है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल आती है। ये आप डिसाइड कैसे कर पा रहे हो? ये आप डिसाइड इस कलेक्शन को देखकर कर पा रहे हो, इस संग्रह को देखकर आप कर पा रहे हो कि यस सर ये जो जनवरी है ना, ये जनवरी साल के महीनों का संग्रह है। बात समझ में आ रही है ना? इसको आप देखकर ये डिसाइड कर पा रहे हो कि हाँ सर ये जनवरी जो है साल के महीनों का संग्रह है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि मंडे इस संग्रह का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि ये मंडे इस संग्रह का हिस्सा है, आप इन सब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आप जस्ट बोला आपने कि साल के महीनों का संग्रह, मंडे तो दिनों के संग्रह में आता है ना, ये कैसे इसका हिस्सा हो पा रहे? तो ये भी आप डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं? इस संग्रह को देखकर कर पा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? इस संग्रह को देखकर आप कर पा रहे हैं कि मंडे इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। समझ में आ रहा है? मंडे इस संग्रह का हिस्सा है ही नहीं। आपने ये डिसाइड किया कि जनवरी इस संग्रह का हिस्सा है, बट मंडे इस संग्रह का हिस्सा नहीं है। ये डिसीजन आपने जो दिया, ये किसके आधार पर देखकर किया? वो महीनों के संग्रह को ध्यान में रखकर किया। तो इसे ही बोला जाता है वेल डिफाइंड। तो ये जो कलेक्शन है इसको बोला जाएगा वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही, सुपरिभाषित संग्रह को ही आप क्या बोलते हो? सुपरिभाषित संग्रह को ही तो आप क्या बोलते हो? सेट बोलते हो। तो साल के महीनों का जो संग्रह है ये क्या है? साल के महीनों का संग्रह है आपका एक समुच्चय, आपका एक सेट। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? एकदम शांति से बैठ रहिए। बस मैं आपको कुछ ऐसे से उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभी तो ये 2 उदाहरण है, अभी मैं इतने ज्यादा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपको
सेट से संबंधित कोई डाउट रहने नहीं दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उम्मीद है अभी चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में जा रही होंगी, ठीक है। और अभी 2-3 उदाहरण जब आपको देंगे ना, 2-3 उदाहरण जब आपको देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं इस तरह के कलेक्शंस के बारे में, इस तरह के समूहों के, इस तरह के संग्रहों के बारे में आप सही से सोच पा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? चलिए आइए और कुछ हम लोग जो है उदाहरण लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। और उदाहरण के रूप में थोड़ा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहीं पे बात कर लूं सप्ताह के दिनों के संग्रह, सप्ताह के दिनों का संग्रह, क्लियर है? एक सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं उन दिनों का संग्रह। अब आप बताइए इस कलेक्शन को देखकर क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये जो मंडे है, ये मंडे इस कलेक्शन का हिस्सा है कि नहीं? आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये मंडे जो है ना, इस कलेक्शन को ध्यान में रखकर, इस संग्रह को ध्यान में रखकर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये जो मंडे है ना, ये मंडे इस कलेक्शन का हिस्सा है। नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और यह भी आप बता सकते हैं कि सर ये जो जनवरी है ना, इस संग्रह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जनवरी इस संग्रह का हिस्सा नहीं है। तो आपने कलेक्शन को देखा और कलेक्शन को देखकर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो मंडे है इसका हिस्सा है कि नहीं है, पहली चीज। उसी तरह से ये जो जनवरी है, ये जनवरी इसका हिस्सा है कि नहीं है, ये आपने डिसाइड करा कि नहीं? कर लिया ना। और मैंने बोला ना कि जहां पे आप क्लियरली डिसाइड कर पाते हो, जहां पे आप आसानी से डिसाइड कर पाते हो कि कोई वस्तु या कोई चीज उस संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है, उसे ही बोला जाता है वेल डिफाइंड। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरह से स्टूडेंट्स सप्ताह के दिनों का जो संग्रह है ना, यह भी आपका क्या है? सप्ताह के दिनों का संग्रह, यह भी आपका एक समुच्चय है, ठीक है। यह भी आपका एक समुच्चय है। चलिए और मैं उदाहरण लेता हूं। अगर आपको डाउट, आज कोई डाउट छूटना नहीं चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के रंगों का समूह, इंद्रधनुष के रंगों का समूह। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको पता है कि 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? आपने सीखा है विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर, ये तो सीखा ही होगा। वायलेट, देखना स्पेलिंग वगैरह मेरे से मिस्टेक हो सकती है। वायलेट, फिर आपका क्या होता है? इंडिगो, वायलेट, इंडिगो। फिर आपका क्या होता है? ब्लू। फिर आपका क्या होता है? ये ग्रीन, जी फॉर ग्रीन। और ये है येलो, और ये है आपका ऑरेंज, है ना, और ये आपका है रेड। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैंने छोटे में ही लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप देखिए इंद्रधनुष के रंगों का समूह। अब आपको पता है कि इंद्रधनुष में ये रंग है। तो अगर कोई दूसरा रंग आपको दे दे और आपसे पूछे कि क्या वो रंग जो है इसका, ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का एक हिस्सा है कि नहीं है, क्या आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं? क्या आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो इसका एक हिस्सा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये इंद्रधनुष के रंगों का जो समूह होता है, यह भी आपका एक समुच्चय होता है, यह भी एक सेट होता है। समझ आ रहा है? यह भी आपका एक सेट होता है। अगर मैं बात करूं कि क्या ब्लू जो है इस संग्रह का हिस्सा है, आप बोले यस सर, एकदम सामने दिख रहा है कि ये जो ब्लू है इस संग्रह का हिस्सा है। समझ आ रहा है? तो ये डिसाइड आप कर पा रहे हैं ना, इस संग्रह को ही देखकर आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो चीज है, ये जो रंग है, ये रंग इस संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष के रंगों का जो समूह होगा वो क्या होगा? इंद्रधनुष के रंगों का जो समूह होगा वो एक समुच्चय होगा, ठीक है ना, वो एक समुच्चय होगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं।
अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है ना, मंडल, सौरमंडल के ग्रहों का समूह, ग्रहों का समूह। अब ध्यान से समझिए, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं हमारे, तो आपको आइडिया होगा 8 ग्रह है ना। सौरमंडल के हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। अब ध्यान से समझिएगा, ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो आपने सुना होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आपका है शनि, फिर आपका है अरुण, अरुण, फिर आपका वरुण, ऐसा ही कुछ है ना। ये आप देखिए, ये 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। अभी जो ज्ञात ग्रह हैं, ठीक है ना, ज्ञात ग्रह मैं बोल रहा हूं, मतलब अभी तक जो हमको जानकारी है, हम लोगों को जानकारियां हैं, ठीक है ना, अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बता रखे हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है ना, जो अभी तक हम लोग को पता चला है। तो ये जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह आपको आइडिया है। और मैंने बोला कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों का समूह या संग्रह, समूह या संग्रह। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये सौरमंडल के ग्रहों का ये जो संग्रह है। अब आप, अगर मैं आपसे सिंपल में बात करूं कि क्या मंगल इस संग्रह का हिस्सा है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल है, मंगल इस संग्रह का तो हिस्सा है। मंगल इस संग्रह का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल है, समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात कर दूं कि प्लूटो, क्या प्लूटो इसका एक हिस्सा है, तो नहीं है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि प्लूटो जो है हमारे सौरमंडल के ग्रहों के संग्रह में नहीं है। एक समय था कि ये था, बट हटा दिया गया, ठीक है ना, बहुत छोटा ग्रह हो गया, बहुत छोटा, इसको बौना ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। मैं मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में ही मेरे को जानकारी है थोड़ी बहुत, हाँ इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, साइंस में भी तो खैर ये सब भी चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में जो है रखा गया है, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि मंगल ग्रह जो है ना, वो इस संग्रह का हिस्सा है कि नहीं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में मंगल ग्रह आता है कि नहीं आता है, ये आपने बोला कि यस सर आता है, बिल्कुल। और वहीं आपने प्लूटो को बोला कि नहीं सर ये नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ये डिसीजन आप दे पा रहे हो कि नहीं, डिसीजन आप दे पा रहे हो। अर्थात सौरमंडल के ग्रहों के संग्रह में कौन कौन आते हैं आपने ये देखा, और कौन नहीं आता है आपने ये भी देखा। अर्थात यहां से आपने ये डिफाइन कर लिया कि सर सौरमंडल के ग्रहों का जो संग्रह है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह है अर्थात यह एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। एक और एग्जांपल जो आपको ठीक लगेगा, ठीक है, आइए। अगर मैं लिखूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबों का संग्रह, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबों का संग्रह। अब ये आप एकदम, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जितनी बुक्स अभी तक लिखी हैं, है ना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जितनी बुक्स अभी तक लिखी हैं, क्या उन बुक्स का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि नहीं? आप बताइए, क्या उनका जो बुक्स का कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि नहीं? आप हमको बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होगा कि नहीं, ठीक है। और अगर होगा तो क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको आप सोचते रहिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक देखिए ऊपर की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ना, वहां से तो आपको ये कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि यस सर बिल्कुल
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई जो भी बुक्स हैं उनका एक जो कलेक्शन होगा ना, वो कलेक्शन क्या होगा, एक समुच्चय होगा, एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके बुक्स का कलेक्शन हमको पता है कि अच्छा इतनी बुक्स जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, कौन कौन सी बुक्स लिखी है वो आपको आइडिया है, और कोई तीसरी बुक आपके सामने लाई गई और लाकर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए क्या ये बुक जो है ना इस कलेक्शन का पार्ट है कि नहीं, इस कलेक्शन का एक हिस्सा है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप इजिली डिसाइड कर सकते हैं देखकर इस संग्रह को, जो भी ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर लिखी गई बुक है या उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं उन बुक्स को देखकर और इस बुक को देखकर आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं कि सर ये जो बुक है इस कलेक्शन का हिस्सा है कि नहीं है। मतलब अच्छे तरीके से वो संग्रह वेल डिफाइंड है, समझ पा रहे हैं ना, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्लियर है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताबों का जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय होगा। क्या होगा? वो एक समुच्चय होगा, क्लियर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इतने जो भी एग्जांपल, अभी तो और ज्यादा एग्जांपल्स, जैसे ध्यान समझिए, आप यूपी में रहते हो, ठीक है, आप यूपी में रहते हो, यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, है ना, आपको पता है ना 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, 75 जिले हैं यूपी में। तो यूपी में 75 जिलों का संग्रह, आप बोलिए यूपी के सभी जिलों का संग्रह, यूपी के सभी जिलों का संग्रह। अब यूपी के सभी जिले जितने हैं, अब उनके आधार पर अगर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लाया जाए, ठीक है ना, अगर कोई दूसरा जिला लाया जाए तो क्या उस दूसरे जिले को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो यूपी के जिले, आपको आइडिया है, मान लीजिए यहाँ पे एकदम सामने जो है इसी बोर्ड पे मैंने लिख दिया कि हाँ यूपी के ये 75 जिले हैं, ठीक है ना, आपके सामने मैंने लिख दिया, वो मेरे को भी याद नहीं है कि यूपी के 75 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है ना, मेरे को बहुत याद होगा, दो चार को याद होगा, दो चार को पांच को याद होगा, इतना ही, ऐसे ही कुछ होगा, नहीं तो बहुत मैक्सिमम, बहुत अगर मैं थोड़ा सा रुक कर अगर मैं करूं तो 8-10 को याद होगा, अब बहुत ज्यादा मेरे को भी याद नहीं है, और वो 75 जिले तो किसी को भी याद नहीं होंगे, ठीक है, और नहीं तो अगर कोई तोता वाला कंडीशन रखा होगा तो उसको तो होगा ही होगा, ठीक है ना। फिर भी चलिए, और ऐसा नहीं कि आज से जो है ना एकदम उसी पे लग जाइएगा कि हम 75 जिले याद करके देंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल सही जगह करना सीखे, इस तरह का कोई वो नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का कोई करें। अब मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आपने सुना ही हो, पीरियोडिक टेबल आपने 118 एलिमेंट याद कर लिए, क्या मतलब रह गया, इससे बस पता चलेगा कि आपकी मेमोरी थोड़ी है, लेकिन आपने एनर्जी गलत जगह वेस्ट करा, आपने 118 के 118 एलिमेंट्स का इस्तेमाल थोड़े नहीं करना है, केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे वहां पे 118 के 118 एलिमेंट्स का इस्तेमाल थोड़े नहीं करना है, और वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो लगभग साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं याद होगा 118 के 118 एलिमेंट्स, या कितना भी बड़ा से बड़ा टीचर हो उसको भी याद नहीं होगा ये सब चीजें, 118 के 118 एलिमेंट्स, समझ में आ रहे हैं ना। तो आप क्यों पढ़ जाते हो इस तरह की, नहीं हम इस तरह का काम करके ही दिखाएंगे, जब आपकी क्षमता है कि हमको किस तरह से एनर्जी, क्षमता तो आपकी बहुत है, लेकिन उस क्षमता का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, समझ में आ रहे हैं ना, क्षमताओं का सही जगह इस्तेमाल करिए, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करिए, ठीक है, गलत तरीके से आप इस्तेमाल न करिए, क्लियर है। तो ठीक, चलिए, तो ये जितनी भी चीजें समझाया उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलो एक सिंपल बात तो ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, आप बताइए कि ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भारत के सभी राज्यों का जो संग्रह है, आप भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के सभी राज्यों को आपके सामने रखा जाता है मैप पे, और कोई दूसरा राज्य आपके सामने, मतलब कोई राज्य आपके सामने, किसी राज्य का नाम लिया गया और उस राज्य के नाम को देखिए और आपके सामने जो भारत के राज्य हैं वो देखिए और डिसाइड करिए कि ये जो राज्य है उसका हिस्सा है कि नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि भारत के राज्यों में आता है कि नहीं आता है। तो भारत के राज्यों का जो संग्रह होता है वह भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। भारत के राज्यों का जो संग्रह होता है वह भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये जितनी भी बाहर से संबंधित जो नॉलेज थी ना, सेट को बाहर से जो डिफाइन करने की चीजें थी वो मैंने आपको कराया। आइए थोड़ी सी एनसीईआरटी में किस तरीके से इन सब चीजों पे डिस्कशन कराए वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 30 मिनट हो गए,
देखिए इतना टाइम चला जाए, इतना तेजी से टाइम जाता है, पूछिए नहीं। 30 मिनट्स हो गए, हमको पता ही नहीं चला। अब चलिए, अगर 30 मिनट्स हो गए तो मैं कोशिश करता हूँ, मैंने सोचा था कि आज आपको मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मैं आपको ये चीजें दिखा पाऊँ कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, मतलब देखिए भारत की नदियों का जो संग्रह है, थोड़ा ध्यान से समझिए, भारत की नदियों का संग्रह, तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन अब क्या हो गया, मैं अब बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये कलेक्शन क्या हो गया। अब चीजें जो है ना, मैं थोड़ा सा मतलब जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें मैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्टूडेंट 30 to 35 मिनट जो होता है टाइम होता है, उससे ज्यादा जो है नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपकी क्लासेस वैसा नहीं ले सकता, मैंने 5-5 घंटे के लाइव क्लासेस ले रखे हैं, ठीक है। आप जाकर यूट्यूब पे देख लीजिए, एक वीडियो पड़ी होगी 5 घंटे के आसपास का जो है वो लाइव क्लास रहा है, लगभग रात को 1 बजे तक जो है बोर्ड क्लासेस के दौरान मैंने ली थी वो सब वीडियो, ठीक है ना, वो लाइव क्लासेस मैंने लिया था। तो लेकिन कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अभी मैं 30 to 35 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी स्टूडेंट्स। मैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरफ से, और आपका अगर लाड प्यार मिलता रहा और आपका सपोर्ट स्टूडेंट्स मिलता रहा तो जल्दी सब सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 1-1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइव क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, 10वीं क्लास के जो वीडियो गए हैं उसमें भी मैंने बोला है, और 11वीं क्लास की वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर 20 विद्यार्थियों ने ये कमेंट करके बताया, अगर ये कहा कि यस सर हम लोग जो है लाइव क्लास चाहते हैं, अगर 20 विद्यार्थियों ने ये कमेंट करके लिख दिया कि सर हम लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं, तो लाइव क्लास आपकी क्लासेस का चलेगा। लाइव क्लास में फायदा क्या है स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में फायदा ये है ना कि अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप यू जस्ट तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं, तुरंत चैट करके जो है आप पूछताछ कर सकते हैं कि सर मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये लाइव क्लास का फायदा होता है, और जब तक इतने स्टूडेंट्स नहीं जुड़ेंगे, 20 स्टूडेंट्स कम से कम अगर नहीं जुड़ेंगे, तब तक मैं लाइव क्लास में नहीं रहूंगा, तब तक आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास जाएगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वही आप कमेंट करेंगे, फिर अगले क्लास में आएंगे तो फिर अगले क्लास में बताएंगे, समझ में आ रहा है। अब वही अगर लाइव क्लास होता है तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा आता है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि 20 स्टूडेंट्स के कब तक कमेंट्स आते हैं, जैसे ही 20 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे, कम से कम मेरे को 20 स्टूडेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, भारत की नदियों का जो संग्रह है, भारत की नदियों का जो संग्रह, अब ध्यान से देखिए, ये संग्रह अब क्या हो गया, अब मतलब ये भारत की नदियों का संग्रह अब क्या हो गया, समुच्चय हो गया, समुच्चय हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये समुच्चय हो गया भारत की नदियों, मतलब ये एक समुच्चय है, तो जो भारत की नदियां है ना, वो नदियां जो होंगी इस समुच्चय का अवयव होंगी। मैंने क्या बोला, ये जो नदियां होंगी इस समुच्चय का अवयव या सदस्य, या आप अवयव बोल सकते हो, सदस्य बोल सकते हो, और एक आध और चीजें बोलते हैं यार, एलिमेंट्स आप बोलोगे, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, हिस्सा है, समझ में आ रहे हैं, ऐसे मतलब एलिमेंट है, इस तरह। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान से समझिए, एलिमेंट है, मेंबर है, समझ में आ रहा है। जैसे गंगा, अगर मैं बात करूं कि गंगा इस समुच्चय का एक अवयव है कि नहीं है, आप कहेंगे है सर, ये जो गंगा है, गंगा इस समुच्चय का एक अवयव है, नहीं है, है बिल्कुल है, समझ में आ रही है ना, ये गंगा इस समुच्चय का एक अवयव है। उसी तरह से अब ध्यान से देखिए, साल के महीनों की अगर मैं बात करूं तो साल के महीनों का संग्रह, ये भी आपका एक समुच्चय है, समुच्चय, ये भी आपका एक समुच्चय है। अगर मैं बात करूं कि जनवरी, जनवरी इस समुच्चय का एक अवयव या सदस्य है कि नहीं, मेंबर है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर, जनवरी जो है इस समुच्चय का अवयव है। अगस्त, अगस्त जो है इस समुच्चय का अवयव है कि नहीं, कौन सा समुच्चय, साल के महीनों का जो संग्रह वाला है, इस समुच्चय का एक अवयव है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है सर, अगस्त भी तो है। ठीक उसी तरह से अगर सप्ताह के यहां से अगर एक समुच्चय बनाए, सप्ताह वाले में ये अगर एक समुच्चय देखा जाए, तो अगर मैं बात करूं कि क्या मंडे, क्या मंडे इस समुच्चय का एक अवयव होगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर, ये मंडे इस समुच्चय का एक अवयव होगा।
क्लियर है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उम्मीद है अभी मैंने बाहर की चीजों को अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें आपको समझाया जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन आज बस मैंने ये कोशिश करा कि आपको समुच्चय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जो समुच्चय नहीं हो, तो वो अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। वो आज टाइम का मतलब केयर मैंने करा नहीं, सामने घड़ी थी नहीं ना, मैंने देखा नहीं, और अभी जस्ट मेरे को पता चला है, ठीक है। तो अगली क्लास में स्टूडेंट्स मैं बता दूंगा कि कौन जो है किस संग्रह को जो है आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते, सुपरिभाषित संग्रह नहीं बोल सकते, अर्थात वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आपको चीजें बताई जाएंगी। तो आज का क्लास आपको स्टूडेंट्स कैसा लगा है थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज आपके कमेंट्स जो है ना कहीं ये जो टीचर मतलब जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं लोग टीचर्स, उनको कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स वगैरह, आपके कमेंट्स हुए, आपके लाइक्स हुए, ठीक है ना, ये जो भी चीज़ें होती है ना कहीं आपके टीचर को मोटिवेट करती हैं। तो मैं कभी ये नहीं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बट इतना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हाँ याद रखिएगा, इस दुनिया में सबको जो है मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो मोटिवेशन किसी भी तरह का हो सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत है आपके इन कमेंट्स की। आप कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि वो कमेंट्स हमको कहीं ना कहीं और तरीके डेवलप करवाएंगे कि हाँ और किन तरीके आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट चाहते हैं। तो उस कंटेंट पे जो है मैं आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपके सभी प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने का प्रयास करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए कल के क्लासेस मतलब जो है अब अगले जो भी क्लास होंगे अगले क्लासेस में मिलेंगे। और अभी सेट को बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि ये बातें तो हो गई हैं, लेकिन अभी आगे बहुत डिस्कशन बाकी है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ओके, बाय बाय।